रसशास्त्र द्रव्य गुण के बाद अब रसशास्त्र के क्वेश्चंस हम लगाएंगे, जिसमें कि 250 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 50-50 क्वेश्चंस पर वीडियो या पर डे हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं और इनके क्या आंसर्स जाते हैं। तो फेनास्म, फेनास्म का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में है? फेनास्म जो है उसका सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में बताया गया है? तो ये जो है ये सुश्रुत संहिता में बताया गया है फेनास्म का, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। धातु भस्म निर्माण का प्रथम वर्णन किसने किया है? धातु भस्म का, ठीक है। तो यहाँ पे धातु भस्म आ रहा है, तो ये धातु भस्म जो है ये वाग्भट्ट ने किया था, ठीक है। धातु भस्म निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन वाग्भट्ट द्वारा किया गया है। पार्वती का रज है, रज किसे माना है? तो जैसे कि पराद को वीर्य माना गया है, वैसे ही रज जो है वो गंधक को माना गया है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद है रसेंद्र चूड़ामणि, रसेंद्र चूड़ामणि के लेखक, रसेंद्र जो चूड़ामणि है उसके लेखक किनको बनाया गया है? तो उसके जो लेखक हैं वो है सोमदेव, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। रस हृदय तंत्रकार हैं, रस भागवत गोविंद पद को कहा गया है, ठीक है। रस हृदय तंत्रकार, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद है कि धातु आदि को अग्नि पर तप्त कर द्रव्य पदार्थ में बुझाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी धातु है उसको अग्नि में तप्त किए और फिर द्रव्य से उसको बुझा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो वो होता है निषेक, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, निषेक किसे कहते हैं, ठीक है। पार्वती का शुक्र है, देखिए वहां पे पूछा गया था पार्वती का रज, यहाँ पूछा जा रहा है पार्वती का शुक्र। तो जब पार्वती का शुक्र कहते हैं तो इसे कहते हैं अभ्रक को, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि शुक्र और जो रज है, रज गंधक को कहते हैं, शुक्र जो है वो अभ्रक को कहा जाता है। रसेंद्र सार संग्रह के लेखक हैं, रसेंद्र सार संग्रह के लेखक कौन है? तो ये है कृष्ण गोपाल भट्ट, ठीक है। रस रत्न समुच्चय का काल है, रस रत्न समुच्चय का क्या काल बताया गया है? तो ये बताया गया है 13वीं शताब्दी। खेचरी गुटिका का वर्णन मिलता है, खेचरी जो गुटिका है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है गोरक्ष संहिता में, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना कि खेचरी गुटिका का वर्णन जो है वो गोरक्ष संहिता में मिलता है। मित्र पंचक में प्रयुक्त द्रव्य हैं, जो मित्र पंचक है उसमें प्रयुक्त द्रव्य कौन कौन से बताए गए हैं? जो देखिए घृत भी है, गुंजा भी है और तंकड़ भी है और उपरोक्त सभी। तो आंसर जो जाएगा वो सभी जाएंगे, ठीक है। मिश्र पंचक जो है उसमें सभी द्रव्य मिलते हैं। इसके बाद जो है हिंगुलोथ पारद किस यंत्र की सहायता से प्राप्त होता है? अब हिंगुलोथ पराद के बारे में आया है, तो ये जो है ये स्पेसिफिक है कि पातन जो यंत्र होता है, पातना यंत्र, उसी से यह हमें इसी की सहायता से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद है आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाशकार हैं, आयुर्वेद के प्रकाशकार किनको माना गया है? तो ये माना गया है माधव को, ठीक है, आयुर्वेद के प्रकाशकार। इसके बाद है पारद द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जब पारद के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर है रसेश्वर दर्शन में जो है पारद के द्वारा वर्णन मिलता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद है वर्तमान समय में उपलब्ध रस शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, वर्तमान समय में जो रस शास्त्र द्वारा प्राचीनतम ग्रंथ किसे बताया गया है? तो वो बताया गया है रस आर्णवम को, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। रसशाला में अग्रेय कोण में कौन सा कक्ष होना चाहिए? देखिए तो रसशाला में अग्रेय कोण में अग्नि कक्ष को बोला गया है कि अग्नि कक्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पिष्टित पारद की भस्म बनाने हेतु प्रयुक्त होता है, जो पिष्टित पारद है उसमें कौन सा प्रयुक्त होता है?
कौन सा यहाँ पे यंत्र है जो कि प्रयुक्त होता है, तो वो होता है जब हमें पीछे पारद बनाना होता है तो उसके लिए गर्भ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर है पारस संहिता। पारस संहिता के लेखक, पारस संहिता के लेखक जो हैं वो है निरंजन गुप्ता। ठीक है, तो ये आंसर चला जाएगा। पारस संहिता के लेखक जो हैं वो है निरंजन गुप्ता। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। रस तरंगिणी में वर्णित यंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो रस तरंगिणी में बताया गया है 20 जो होते हैं वो यंत्र होते हैं, यंत्रों की संख्या बताई गई है 20। ठीक है। इसके बाद कौंचिका पर्याय है, जो कौंचिका है क्रौंचिका, उसे हम कहते हैं मूषा को ही क्रौंचिका का पर्याय माना गया है। ठीक है। शंख भस्म निर्माण में कौन सा पुट प्रयुक्त होता है? अब यहाँ पे शंख भस्म निर्माण कहा गया है तो यहाँ पे गजपुट जो है शंख भस्म निर्माण में पुट दिया जाता है। ठीक है। कुकुट पुट में वन्य उपलों की संख्या कितनी होती है? जब हम कुकुट पुट देते हैं तो वन्य उपल कितने डालते हैं, तो उसमें 100 की मात्रा बताई गई है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। निम्न में से कौन सप्तकंचुक दोष है? सप्तकंचुक दोष में कौन से आते हैं? तो ये जो है भूमिज नहीं, गिरिज नहीं, वारिज नहीं, जो पाटिनी है ये जो है ये सप्तकंचुक दोष में आते हैं। ठीक है। इसके बाद है पारद के किस दोष युक्त होने पर सेवन से मृत्यु हो जाती है? तो इसमें जो है अगर वो विष दोष युक्त होता है, नाग दोष नहीं, वंग दोष नहीं, वहिनी दोष नहीं, विष दोष युक्त अगर होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी हम सेवन करने से। ठीक है। रस तरंगिणी के अनुसार पारद के विष दोष निवारण के लिए प्रयुक्त द्रव्य, जो विष दोष का हम निवारण करते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रयुक्त द्रव्य? तो त्रिफला का यूज किया जाता है ताकि हम उस दोष को हटा सकें। उसके बाद है पारद के मल दोष निवारण हेतु प्रयुक्त द्रव्य। मल दोष जो मल है उसमें उसको हटाने के लिए कौन सा द्रव्य यूज होता है? तो फल मज्जा होता है, जो कि आरगवद का फल मज्जा होता है। ठीक है। इसके बाद है पारद के किस किंचुक दोष युक्त होने पर सेवन से स्वर कौवे के समान हो जाता है? मतलब जो स्वर है वो कौवे के समान हो जाएगा अगर वो किंचुक दोष के साथ पारद को ले लिया जाए तो वो होता है ध्वांशी जो होता है, इसके कारण कौवे के स्वर के समान हो जाता है। भूनाग सत्व पातन से प्राप्त होता है। भूनाग सत्व पातन से क्या प्राप्त होता है? तो वो होता है ताम्र जो होता है वो प्राप्त होता है भूनाग सत्व पातन से। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। मूर्छित पारद को स्वाभाविक अवस्था में लेने वाले संस्कार को कहते हैं। मूर्छित अगर है तो उसको स्वाभाविक अवस्था में लाने वाले संस्कार को क्या कहेंगे? तो उसे हम उत्थापन कहते हैं। पारद के षडत्व को दूर करने के लिए किया जाता है, जो उसके षडत्व है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो हम उसके लिए बोधन संस्कार करवाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। पारद के चापल्य दोष निवारणार्थ प्रयुक्त द्रव्य कौन से हैं? ठीक है, तो उसके लिए जो है हम बीज का इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण धतूर बीज का चूर्ण जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पारद के नाग दोष निवारणार्थ प्रयुक्त द्रव्य हैं। तो नाग दोष के निवारणार्थ कौन से प्रयुक्त द्रव्य होते हैं? तो वो होते हैं ग्रह धूम। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है हिररूटी संस्काशम, जो ये कहा गया है हिररूटी संस्काशम किसके संदर्भ में है? तो ये बताया गया है कि ये किसके संदर्भ में है? तो ये कैलोमेला के संदर्भ में बताया गया है। मध्यम हर्ष शूर प्रतिम प्रकाशम किसके लिए कहा गया है? तो देखिए ये जो सूर्य प्रतिम प्रकाशकम ये जो है ये कहा गया है पारद के संदर्भ में।
ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि सूर्य प्रतिम प्रकाशम। ठीक है, फिर है कपालिका। कपालिका संप्रदायोक्त ग्रंथ है। कपालिका के संप्रदायोक्त ग्रंथ किसे माना गया है? तो वो माना गया है अगस्त संहिता में इस चीज का वर्णन हमको मिलता है। इसके बाद है निर्गंध मूर्छना का उदाहरण है। जो निर्गंध मूर्छना है उसका क्या उदाहरण बताया गया? तो रस पुष्प जो होता है उसको निर्गंध मूर्छना का उदाहरण बताया गया है। परपटी कल्पना का प्रारंभ किसने किया था? जो परपटी कल्पना है उसका प्रारंभ किसने किया था? तो वो किया था चक्रपाणी ने परपटी कल्पना का प्रारंभ। ठीक है, इसके बाद है गगन परपटी किस ग्रंथ में वर्णित है? जो गगन परपटी है वो योग रत्नाकर में हमको मिलता है। गगन परपटी अच्छे से याद रखिएगा इसको। पारद के वंग दोष निवारणार्थ प्रयुक्त द्रव्य। जो पारद है उसके वंग दोष निवारणार्थ प्रयुक्त द्रव्य किसे किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है इंद्र वारुणी चूर्ण को। इसके बाद है पारद सेवन काल में अपथ्य है। पारद सेवन काल में क्या अपथ्य है? तो नागरमुथा को अपथ्य माना, नागरमुथा नहीं, सहीजन को जो है अपथ्य माना गया है। ठीक है, वस्तु पुनर्नवा और इसे पथ्य के रूप में, लेकिन सहीजन को जो है अपथ्य के रूप में माना गया है। रस भस्म के सेवन काल में विड बंद होने पर लेना चाहिए। विड बंद, अब विड बंद कह रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए? तो पिपली और हरितिकी चूर्ण जो है हमको विड बंद में लेना चाहिए। पारद बंद के भेद, पारद बंद के कितने भेद बताए गए हैं? टोटल 25 भेद बताए गए हैं पारद बंद के लिए, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। युवतियों के द्रव्यणार्थ जालुका का लंबाई कितना बताया गया है? तो द्रव्यणार्थ जालुका का लंबाई कितना बताया गया है? तो ये जो है ये 10 अंगुल की लंबाई बताई गई है इसमें। देह वेद हेतु प्रयुक्त पारद बंध है। देह वेद हेतु प्रयुक्त पारद बंध श्रृंखला बंध को कहा गया है। कौन सा अभ्रक अग्नि पर तपाने से अपने पत्रों को अलग कर देता है? इनमें से कौन सा अभ्रक है जो कि अग्नि पर तपाने पे अपने जो पत्र होते हैं उनको अलग करता है? वो था पीनक। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अंतरिक्ष पर्याय है। अंतरिक्ष किसका पर्याय कहा गया है? तो ये अभ्रक का पर्याय दिया गया है अंतरिक्ष को। अभ्रक का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, अभ्रक का जो वर्णन है वो निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो क्या चरक संहिता में? नहीं, चरक संहिता में नहीं मिलता, सुसु संहिता में नहीं मिलता, अष्टांग हृदय में भी नहीं मिलता, इनमें से किसी में भी नहीं मिलता है। वज्र पर्याय है। वज्र जो है वो किसका पर्याय माना गया है? तो वो माना गया है अभ्रक का। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। अभ्रक सत्व है। अभ्रक सत्व में क्या मिलता है हमें? तो अभ्रक सत्व में जो है Fe जो है वो मिलता है अभ्रक सत्व में। उसके बाद है कुवज्र है। कुवज्र किसमें मिलता है? तो ये कुवज्र किसे कहा गया है? वज्र जो है वो अभ्रक को कहा गया है और जो कुवज्र है वो वैक्रांत को कहा गया है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आज के हमारे 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।